नमो नमः। सर्वत्र संस्कृतम चैनल में आपका स्वागत है। आज पहला दिन है, इसलिए आज हम लोग संस्कृत और संस्कृत व्याकरण की भूमिका पर विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखें कि जो शीर्षक दिया हुआ है उसको यदि हम लोग नहीं समझेंगे तो आगे की पढ़ाई समझ में नहीं आएगी। इसमें हम लोग दो चीज पर विचार करेंगे। सबसे पहले संस्कृत क्या है और दूसरा संस्कृत व्याकरण क्या है। तो हम लोग सबसे पहले संस्कृत की परिभाषा जानेंगे। तो संस्कृत की परिभाषा जानने के लिए ना हम लिखते हैं संस्कृतम। तो इसमें हम देखते हैं, आप लोग एक चीज जानते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय का नाम सुने होंगे। उपसर्ग जो है वो किसी भी शब्द के पूर्व लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। इसकी परिभाषा हम लोग बाद में, जब सभी पाठों पर हम लोग का अध्ययन चलने लगेगा तो इस पर पढ़ाया जाएगा। अब इसमें सम उपसर्ग है, क्री धातु है और अक्त प्रत्यय है। अक्त प्रत्यय है, प्रत्यय बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है, बीच में शब्द या धातु होते हैं। आप लोग जानते हैं कि धातु को हिंदी में क्रिया कहा जाता है। सम का शाब्दिक अर्थ होता है बराबर और क्री का मतलब होता है करना और अक्त का होता है हुआ। क्योंकि अक्त और अक्तवतु दो प्रत्यय है जो लंग लकार अर्थात भूतकाल का बोध कराने के लिए किया जाता है। अब इस तरह से अगर हम विचार करें तो करना और हुआ को अगर मिला दें तो कहना है कि किया हुआ, और किया हुआ बराबर। बराबर किया हुआ मतलब कि जिसमें कोई प्रकार का उबड़ खाबड़ नहीं हो, दोष नहीं हो, अर्थात शाब्दिक दृष्टिकोण से संस्कृतम पर या संस्कृत भाषा पर विचार करें तो वह शास्त्र जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि न पाई जाए, जो संस्कारित हो और न जो शुद्ध हो, उस शास्त्र को संस्कृत कहते हैं। अर्थात त्रुटि विहीन शास्त्र संस्कृत कहलाता है। स्पष्ट हुआ? पुनः एक बार आप लोग सुन लीजिए। जिस शास्त्र में दोष नहीं पाया जाता है उस शास्त्र को संस्कृत कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हम यह कहना, तुम लोग के दिमाग में होगा कि हम यह कहना चाहते हैं कि संस्कृत ही शुद्ध है, दूसरी भाषा शुद्ध नहीं है। यह वास्तविकता है। अगर कहा जाए कि संस्कृत शुद्ध है तो इसका ही अर्थ हुआ कि हिंदी हो या अंग्रेजी हो या अन्य भाषा है वह शुद्ध नहीं है। तो सबसे पहले हम हिंदी को ही देखें। हिंदी में आप जानते हैं मेरे प्यारे शिष्यों कि कर्ता किसे कहते हैं। तो सामान्य शिक्षक या सब लोग यही पढ़ाते हैं कि कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है। अब इस परिभाषा पर अगर हम एक उदाहरण देखें तो इससे स्पष्ट हमें जानकारी मिल जाएगी कि यह परिभाषा शुद्ध नहीं है। तो अब हम लोग उदाहरण पर विचार करें। जैसे मान लीजिए कि मोहन राम से पत्र लिखवाता है। अब यहां तुम लोग देखो, ध्यान दो, सही सही बोलो। पत्र लिखने का कार्य कौन कर रहा है? तो तुम लोग उत्तर दोगे राम कर रहा है। लेकिन क्या सही में राम कारक है, करता है? राम करता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम हिंदी में स्ट्रक्चर जानते हैं कि कर्ता को सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद कुछ होता है। और दूसरा कारण है कि कर्ता का चिन्ह ने या शून्य होता है, जबकि राम न पहले लिखा हुआ है न इसका ने और शून्य चिन्ह है। इस प्रकार हिंदी ही कहता है कि राम करता है क्योंकि राम कार्य को कर रहा है, और हिंदी ही कहता है कि राम करता नहीं है क्योंकि यह बीच में लिखा हुआ है और इसका चिन्ह से है। इस प्रकार से यह शुद्ध परिभाषा नहीं हुई, अर्थात हिंदी व्याकरण कर्ता को ही नहीं परिभाषित कर रहा है। तो आगे देखो क्या होगा। उसी प्रकार यदि हम अंग्रेजी पर विचार करें, दो भाषा को हम लोग मुख्य रूप से ले रहे हैं, तो अंग्रेजी पर अगर हम विचार करें तो अंग्रेजी में पीयूटी और पीयूटी, यहाँ पर तुम लोग जानते हो यूटी यूटी दोनों में है, परंतु दोनों का समान प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है। इसको हम बट पढ़ते हैं, इसको हम पुट पढ़ते हैं। अगर व्याकरण होता हम अंग्रेजी व्याकरण का
तो दोनों का समान उच्चारण होना चाहिए। अगर इसी तरह का अगर हम देखते हैं कि दिक्कत संस्कृत में भी है, रामेण और देवेन में, परंतु मेरे प्यारे शिष्यों यहाँ पर संस्कृत में उत्तर है, क्योंकि किसी भी शब्द में र और मूर्धन्य स रहेगा तो न ण में बदल जाएगा। उसका सूत्र है रसाभ्याम नोण। यहाँ देवेन इसलिए हुआ कि इसमें र और मूर्धन्य स नहीं है, यहाँ रामेण में ण इसलिए हुआ कि इसमें र है, इस कारण से यहाँ परिवर्तन हुआ। इस प्रकार का तार्किक उत्तर बीयूटी बट और पीयूटी पुट नहीं देता है, या इस तरह का हिंदी व्याकरण नहीं देता है। इस प्रकार हम प्रमाणित कर सकते हैं कि केवल विश्व में अगर कोई भाषा शुद्ध है तो वह संस्कृत है। और मेरे प्यारे शिष्यों, तुम लोग जानते हो इसी शुद्धता के कारण नासा कंप्यूटर के लिए संस्कृत को उचित मानता है और अन्य भाषा को नहीं मानता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि तुम लोग एक जान गए संस्कृत स्पष्ट हो गया, और दूसरा हम लोग संस्कृत व्याकरण को जानेंगे। तो संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण में भी अंतर है। हिंदी व्याकरण की परिभाषा तुम लोग जानते हो, जिस शास्त्र से शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना आता है उसे हिंदी व्याकरण कहते हैं। परंतु संस्कृत व्याकरण का अलग परिभाषा है, अंतर है। अब यहाँ क्या है कि संस्कृत व्याकरण कहता है व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते अनेति इति व्याकरणम, अर्थात जिस शास्त्र से किसी शब्द की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिले उसे संस्कृत व्याकरण कहते हैं। इसको चाहोगे तो तुम लोग लिख भी सकते हो, जिस शास्त्र से एक बार और तुम लोग सुन लो, है ना। जिस शास्त्र से किसी शब्द की उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है उसे संस्कृत व्याकरण कहते हैं। इस आधार पर संस्कृत व्याकरण का एक और नाम है उत्पत्ति शास्त्र। उत्पत्ति शास्त्र में किसी शब्द की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे अगर हम लोग विचार करें तो व्याकरण ही कैसे बना है, इसी को हम लोग समझ सकते हैं। तो व्याकरण अगर हम लोग विचार करें तो इसमें वी उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, आंग संस्कृत में आंग उपसर्ग होता है, वी आंग, क्री धातु है और ल्युट प्रत्यय है। तो इतना से ये बना है। अगर इसको भी तुम लोग समझना चाहोगे तो मैं न समझ सकते हो, जैसे LHS बराबर RHS गणित में पढ़ते हो, उसी तरह अगर हम इसको LHS मान लें तो हम लोग को वी आंग क्री ल्युट से व्याकरण लाना है। अर्थात इसको हम लोग पहले लिख देंगे वी जोड़ आंग जोड़ क्री जोड़ ल्युट, और इसको हम लोग है ना देखेंगे कि किस तरह से ये मिलकर व्याकरण आ जाता है। व्याकरण या व्याकरणम, संस्कृत में इसको व्याकरणम कहेंगे, हिंदी में व्याकरण कहेंगे, परंतु यह होगा उदाहरण संस्कृत व्याकरण का। क्यों? क्योंकि यह बताता है कि ये शब्द कैसे बना। अंग्रेजी में भी तुम लोग जानते हो प्रीफिक्स और सफिक्स, तो प्रीफिक्स और सफिक्स से नए नए शब्दों का निर्माण होता है। तो अगर हम या करके आगे बढ़ें तो वी यहाँ पर है और आंग है। आंग का जानते हैं, यहाँ पर हम लोग आ लिख देंगे। जैसे आप जानते हैं गणित में कोण ए बराबर कोण बी, तो कोण ए के बदले में हम कोण बी को लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार हम लोग व्याकरण के नियम से जो परिवर्तन होगा उसको करेंगे। वी आंग क्री कर में बदल जाएगा, और एक सूत्र है ल्युट स्थाने अनम, ल्युट के बदले में अनम शब्द का प्रयोग होता है। जैसे कोण ए के बदले में कोण बी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर अनम लिख सकते हैं ल्युट के बदले में। यहाँ कर हुआ। अब यहाँ पर आइए, एक संधि में अगर आप सुने होंगे कि इसको तोड़िए, व और ई से बी बना है, आंग का आ हो जाएगा,
क्री का कर हुआ अनम, सेकेंड स्टेज में हम लोग ले गए। अब यहाँ पर आइए, तो ई के बाद यदि भिन्न स्वर हो तो ई का य में बदलता है, ई का परिवर्तन होता है य में। सूत्र का नाम है इको यणची ना, तुम लोग भी जानते होंगे, यण स्वर संधि का है। तो ई के बाद यदि हम तो ई को य में चेंज परिवर्तित कर देंगे, आ क। यहाँ फिर ध्यान दीजिए, आप लोग को पहले जो बताए थे कि र और अ मिलकर पूरा र हो जाएगा। आज चूंकि इस शब्द में र आ रहा है, ये अलग है, इसलिए न में बदल जाएगा, तो व्याकरणम हुआ। इस प्रकार अगर आगे हम स्टेज में चलें तो य और या से या हो जाएगा, अकरणम। और फिर यहाँ हलंत, हम हलंत को आधा लिख सकते हैं, तो व्याकरणम। इस प्रकार से व्याकरण शब्द की ही उत्पत्ति आपको बता दिया गया। और इस प्रकार से संस्कृत व्याकरण की परिभाषा हुई। जिस शास्त्र से किसी शब्द की उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, उस शास्त्र को हम संस्कृत व्याकरण कहते हैं। तो आज आप लोग जो है संस्कृत किसे कहते हैं समझ गए, और संस्कृत व्याकरण किसे है समझ गए। और इसमें मेरे छात्रों दो बात और अगर यदि आप जानना चाहेंगे तो आपको बता दिया जाएगा, और वह दो बात है जिसमें यहाँ प्रयोग हुआ है, उपसर्ग और प्रत्यय। यहाँ मैं भूमिका केवल मैं बता रहा हूँ कि समझने के लिए, इसको अलग से अध्याय में पाठ में हम लोग विस्तृत रूप से इसको पढ़ेंगे कि उपसर्ग का मतलब हुआ। यहाँ चूंकि प्रयोग हुआ, आपके दिमाग में होगा कि ये क्या है, तो संस्कृत में 22 उपसर्ग होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उपसर्ग का जब हम प्रयोग करते हैं तो पहले वाला अर्थ बदल जाता है। अर्थात उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द या धातु के पूर्व लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है या करने की चेष्टा करता है। और प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द या धातु के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है या करने की चेष्टा करता है। जैसे यहाँ हम देखे ल्युट प्रत्यय था और दो उपसर्ग है, बी और आंग। हिंदी में आ उपसर्ग होता है, आंग का आ हो जाता है, और इस प्रकार क्रमशः आपको व्याकरण जो है सिद्ध हो जाता है। तो उपसर्ग और प्रत्यय भी आप जान गए संक्षेप में, जिसका विस्तृत रूप से हम आगे अपने पाठों के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।